है आपका अपने चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम क्लास 11th के NCERT का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य आप लोगों के लिए 12 पास करने के बाद जो भी विद्यार्थी है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की, जैसे BPSC हो गया या फिर UPPSC हो गया या UPSC हो गया, तो इन सभी सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं हैं, सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि पूरा क्लास 6 से लेकर के 12 तक के NCERT के पुस्तकों का आपको लाइन बाय लाइन अध्ययन करने के लिए का सलाह दिया जाता है, क्योंकि इसमें इतने तथ्य होते हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। और चूँकि क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में जो एडमिशन लिए हैं, उन लोगों का भी डिमांड था कि सर हम लोगों का भी जो है क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज हम NCERT क्लास 11 के हिस्ट्री के बुक का हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे और लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे, और इसको प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से इसको पढ़ाया जाएगा कि आपको आने वाले समय में बहुत काम दे आपको। इसलिए जो 11th के विद्यार्थी है या जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, तो वे सभी भी इसे पढ़ करके लाभान्वित होंगे, और मेरा प्रयास होगा कि मैं बेहतर ढंग से इसके अवधारणाओं को समझाने का प्रयास करूं। तो चलिए, हमारा जो सब्सक्राइबर है वह बढ़ रहा है, धीमी गति से है अभी, और सब्सक्राइबर सिर्फ बढ़ाने से इसमें नहीं होता, इसमें व्यू होना चाहिए, आपको देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप पढ़ें, सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे, और इसलिए इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो लोग बाहर से देखने वाले हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट से बाहर के जो देख रहे हैं, इस देश में कहीं से भी अगर देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो ये लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो उनको हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको लिख देते हैं यहाँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख लीजिए 7460649559। यदि किसी भी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन है या आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम और एड्रेस आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से 11th क्लास में जो पहला हमारा चैप्टर है NCERT का, वो है एक प्रारंभिक समाज, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्रारंभिक समाज जो था उसमें लेखन कला का विकास कैसे हुआ, लिखना कैसे सीखा मानव ने, और फिर जो है शहरी जीवन की शुरुआत कैसे हुई। मुख्य रूप से हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं और बड़े विस्तार के साथ हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आगे देखिए इसको। तो इस किताब का जो नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो विश्व का इतिहास है, पूरे संसार का जो इतिहास है, उनके कुछ विषयों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से मानव ने सबसे पहली बार समाज का निर्माण किया, सामाजिक रूप से मानव किस प्रकार संगठित हुए। तो हम प्रारंभिक समाज का अध्ययन इसमें करेंगे। इसमें इस अनुभाग में
हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित विषय के बारे में पढ़ेंगे जो सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। यानी इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रारंभिक समाज था उनसे जो संबंधित विषय है, जो हमारा अर्लीस्ट सोसाइटी है। अर्लीस्ट सोसाइटी मीन्स कि सबसे शुरू का जो हमारा समाज है विश्व का, तो उससे जो संबंधित जो भी विषय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सुदूर अतीत का मतलब है कि बहुत लाखों वर्ष पहले जो बातें बीत गई है उन्हें हम सुदूर अतीत कहेंगे। अतीत का अर्थ ही होता है जो बीत गया हो, लेकिन सुदूर अतीत का मतलब होगा कि वैसा अतीत जो हमसे काफ़ी दूर है, यानी बहुत लाखों करोड़ों साल पहले के अतीत को हम सुदूर अतीत कहेंगे। तो लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में, कि मानव अस्तित्व में कैसे आया और अस्तित्व में आने के बाद उसने एक समाज का निर्माण किस तरह से किया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये कंटेंट्स है कि आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम सबसे पहले अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो यहाँ एक विषय आ गया कि जो मानव प्राणी है, हम लोगों के जैसा जो प्राणी है, इसका जो प्रादुर्भाव है, इसकी जो उत्पत्ति है वह अफ्रीका में हुआ, और अफ्रीका में कैसे हुआ इसके बारे में आपके शिक्षक आपको बताएंगे। और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। अब प्रश्न उठता है कि अफ्रीका में मानव प्राणियों की सबसे पहले उत्पत्ति हुई, इसको हमारे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया। पुरातत्व जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने इसका अध्ययन किया। तो पुरातत्व का अर्थ होता है, इसको अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी बोलते हैं, यानी जो पुरानी वस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई है उसका अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं। जो भी पुरानी वस्तुओं में हमें हड्डियां मिली है, पुरानी वस्तुओं में हमें हड्डियां मिली है, ये हड्डियां किसी मानव का भी हो सकता है, किसी दूसरे जानवर का भी हो सकता है। तो हड्डियां पुरातत्व है, क्योंकि ये पुरानी वस्तुओं के रूप में किसी ज़मीन के नीचे गड़ी हुई है, या किसी नदी घाटियों में या पहाड़ों पर ऐसे ही आपको बिखरा हुआ उसका कंकाल पड़ा हुआ, उसकी हड्डियां पड़ी हुई है। तो पुरातत्व जो वैज्ञानिक है, तो इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजार, ये मानव सबसे पहले पत्थर के औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। हमारे पुरातत्व वैज्ञानिकों के पास कोई लिखी हुई किताब नहीं थी, क्योंकि उस समय मानव लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, तो उन्होंने कोई लिखा हुआ कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा जिससे हमारे जो इतिहासकार है या पुरातत्व वैज्ञानिक है उसको पढ़ ले और आप लोगों को बता दे कि हाँ फलाने जगह मानव प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ। तो चूँकि साहित्य था नहीं, कोई लिटरेचर की जन्म ही नहीं लिया था, लोग लिखना जानते ही नहीं थे। तो अब जो हमारे वैज्ञानिक है, जो पुरातत्व वैज्ञानिक है, जो पुरानी वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं, उनके पास क्या उपाय था। एक उपाय था कि उन्हें जो हड्डियां मिली उसका वे अध्ययन करेंगे, और पत्थर के औजार के जो मिले अवशेष के रूप में, अवशेष उसको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई मानव है या कोई जानवर है, वह लाखों साल पहले ज़मीन के नीचे उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उसकी हड्डियां बच गई, और वो हड्डियां भी नष्ट होने के बाद जितना भाग बच गया उसी भाग को हम अवशेष कहते हैं। जो भी शेष भाग बचा उसी को अवशेष कहते हैं।
तो पत्थर भी आपको घिसता है, घिसते घिसते जो भी पत्थर के औजार के अवशेष बने। तो ये हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से हमारे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उन्होंने कैसे बताया कि अफ्रीका में मानव प्राणी का सबसे पहले उत्पत्ति हुआ। तो आगे चलिए देखते हैं। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए। पुरातत्व जो विज्ञानी हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने जो आरंभिक मानव है यानी शुरू का जो मनुष्य है उसके जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न किया है। पुनर्निर्माण का मतलब है कि रिकंस्ट्रक्शन इसको हम कह सकते हैं, यानी जो भी उनके द्वारा घटित घटनाएं थी उन घटनाओं को फिर से दोबारा गढ़ने का प्रयास किया है हमारे पुरातत्व विज्ञानियों ने, और इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे। अब इनके पास तो दो ही चीज़ है, अवशेष के रूप में इन्हें हड्डियां मिली हुई है और अवशेष के रूप में पत्थर के औजार मिले हुए हैं, और उन्हें देखकर इन्हें बताना है, इन्हें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वे प्रारंभिक मानव, शुरू के मानव कैसे घरों में रहते थे। क्या आज की तरह उनके घर थे, या वे किस प्रकार के घरों में रहते थे, वे रहते कहाँ थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। ये दूसरी बात, इसको भी पुरातत्व विज्ञानी आरंभिक मानव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वे कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न जो कंदमूल है यानी पौधों से बहुत सारा आपको जो कंदमूल प्राप्त होता है, मूल का अर्थ जड़ होता है, जो ज़मीन के नीचे भी हम लोग देखते हैं कि जैसे आज के समय में मूली वगैरह ज़मीन के नीचे होता है, तो कंदमूल के रूप में हम कह सकते हैं कि ज़मीन के नीचे भी कुछ खाने की वस्तुएं पेड़ पौधों से उत्पन्न होता होगा, तो उसी को कंदमूल कहा जाता है। तो वे पेड़ पौधों से उत्पन्न जो कंदमूल है और जो बीज है उसको इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके, देखिए ये खाद्य संग्राहक है। इकट्ठा करने का मतलब है कि ये खाद्य संग्राहक है, खाने के चीज़ों को संग्रह कर रहे हैं। इकट्ठा करने का मतलब संग्रह कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये फूड गैदरर है, ये फूड कलेक्टर है, उसको कलेक्ट कर रहे हैं। और फूड के रूप में क्या उनको मिल रहा है, पेड़ पौधों से उत्पन्न जो कंदमूल है वो मिल रहा है या बीज मिल रहा है, उसको इकट्ठा कर रहे हैं और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, और वे किन तरीक़ों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। अब प्रश्न उठता है कि इन्हें भी खुशियाँ होती होगी, इन प्रारंभिक मानव को भी कभी कभी आनंद आता होगा, कभी कभी इन्हें दर्द होता होगा, कभी कभी इन्हें कष्ट होता होगा, और इस प्राकृतिक घटनाओं को देख करके इनके मन में भी कुछ विचार आता होगा। तो आखिर ये मानव अपने भाव जो इनके मन में आते थे, इनके मन में जो विचार आते थे, उसको ये एक दूसरे से, एक मानव दूसरे मानव से कैसे अभिव्यक्त करते थे, कैसे व्यक्त करते थे। आज तो हमारे पास भाषा है, जब हमें दर्द होता है तो हम इशारा करके अपने माता पिता या जो भी अभिभावक होते हैं उन्हें कहते हैं कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है या हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से हम बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन आखिर इनके पास कोई भाषा का भी विकास नहीं हुआ है। तो आखिर ये खाने के लिए कंदमूल और बीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे कर रहे हैं, और फिर अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त कैसे करते थे। तो ये सब प्रश्न जो है हमारे पुरातत्व विज्ञानियों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा उनके लिए एक कठिन चुनौती थी, उनके लिए चैलेंज था कि आखिर हम ये कैसे पता करें,
इनके हड्डियों को सिर्फ देख करके और इनके पत्थर के औजारों के जो अवशेष है सिर्फ उनको देख करके हम कैसे पता करें कि ये अपने भाव और विचार को कैसे व्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। इसे भी हम पढ़ेंगे कि आखिर मानव ने आग का आप समझ रहे हैं कि आग हमारे जीवन के लिए कितना, फायर जो है कितना इम्पॉर्टेंट वस्तु है हमारे लिए, मानव के लिए। क्योंकि आग नहीं होगा तो हमारा जीवन जो है वो बेमज़ा हो जाएगा। हम जो खाना खाते हैं और खाने में जो हमें टेस्ट प्राप्त होता है ये तभी होता है जब आग से खाना को पकाते हैं। तो आखिर ये आग के बारे में कैसे जानें, और भाषा का प्रयोग कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। आज जो इतनी सारी दुनिया में भाषाएं हैं, ये भाषाएं आखिर कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, ये भी पता लगाना हमारे पुरातत्व विज्ञानियों को। ये सामान्य चुनौती की बात नहीं है। और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। अंत में देखिए यहाँ एक दे रहा है कि आखिर ये आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू किए, अपने भावों एवं विचारों को कैसे व्यक्त करते थे। पेड़ पौधों से कंद मूल और बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके ये प्रारंभिक मानव अपना भरण पोषण कैसे करते थे। तो अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग, आज की दुनिया में भी बहुत सारी हमारे समाज है जो शिकार करके अपना जीविकोपार्जन करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, और पेड़ पौधों से प्राप्त जो खाद्य सामग्रियां हैं उससे अपना भरण पोषण करते हैं, आज के मानव करते हैं। तो क्या उनके जीवन का अध्ययन, यानी प्रारंभिक मानव के जीवन का जो अध्ययन है करने से, अगर हम आज के मानव के जीवन का अध्ययन करें, कैसे मानव का, जो मानव आज के समय में भी शिकार कर रहे हैं और आज के समय में भी पेड़ पौधों से खाद्य सामग्रियों को प्राप्त करके, खाने की चीज़ों को प्राप्त करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, तो क्या हम आज के मानव के जीवन का अध्ययन करके जो अतीत के बारे में हम जानकारी हमें मिल सकती है। ये भी हमारे लिए एक सोचने का विषय है। क्योंकि लाखों साल पहले जो लोग पेड़ पौधों से खाद्य सामग्रियों को प्राप्त करते थे कंद मूल और बीजों के रूप में, और आज के समय में हम देख रहे हैं कि आज के समय में भी शिकार कर रहे हैं और पेड़ पौधों से खाद्य सामग्रियों को प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या आज के मानव के जीवन को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, क्या हम अतीत के मानव के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ये करते होंगे। तो इस तरह से विषय 1 में कुछ प्रारंभिक नगरों, अब ये जो हमारा विषय 1 है, जो चैप्टर 1 हमने प्रारंभ किया है, तो इसमें क्या होगा कि कुछ शुरू के जो नगरे हैं, यानी सबसे पहले जो नगर बने इस दुनिया में, जैसे मेसोपोटामिया, ये वर्तमान इराक में है। इराक जहाँ की राजधानी बगदाद है, और मेसोपोटामिया के कुछ शहरों, जैसे मेसोपोटामिया के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये जो विषय 1 है, हमारा जो चैप्टर 1 है, उसमें प्रारंभिक नगर का चर्चा किया गया है। और प्रारंभिक नगर का जो चर्चा किया गया है उसमें मेसोपोटामिया के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। और मेसोपोटामिया जो होता है, ये मेसोपोटामिया कहाँ है, ये वर्तमान आज का जो इराक है वही कभी मेसोपोटामिया थी। और मेसोपोटामिया का अर्थ आप यहाँ लिख ले सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके साथ। अर्थ हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि मेसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों के बीच की
भूमि है, यानी दो नदी है और दोनों नदी के बीच में जो ज़मीन का हिस्सा है उस ज़मीन को ही हम मेसोपोटामिया कहते हैं। तो ये मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ दो नदियों के बीच की भूमि। तो ये जो मेसोपोटामिया है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, सबसे जो प्रारंभिक हमारा नगर है, तो मेसोपोटामिया के कुछ शहर के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। और ये जो मेसोपोटामिया है यही आज के समय में वर्तमान इराक है, प्रेजेंट टाइम में। तो इन नगरों का जो विकास है, कहाँ के नगरों का विकास? मेसोपोटामिया के नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। अब देखिए, आज जहाँ पर इराक है उसका नाम कभी मेसोपोटामिया था, और इन नगरों का, मेसोपोटामिया के जो नगर थे उनका विकास कहाँ हुआ? मंदिरों के आसपास हुआ। तो मंदिरों के आसपास होने से आप अनुमान लगा सकते हैं, कुछ आपके मन में ख्याल आ सकता है कि आखिर मेसोपोटामिया के शहरों का विकास मंदिरों के आसपास ही क्यों हुआ? तो इतिहास में कब, कहाँ और क्यों, इस तीन प्रश्न को हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। ये जो मेसोपोटामिया के नगर थे ये बहुत दूर दूर तक व्यापार करते थे, इसलिए इसे कहा जाएगा कि ये सुदूर व्यापार के सेंटर थे, केंद्र थे। ये पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी वस्तुओं के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया। अब देखिए क्या क्या प्राप्त हो रहा है। पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी पुरानी वस्तुओं का जो साक्ष्य हमें मिला है, जो सबूत हमें मिला है, यानी पुरानी वस्तुओं के जो अवशेष मिले हैं, पुरानी वस्तुओं के जो भी बचे हुए भाग हैं उसी को अवशेष कहते हैं। तो पुरातात्विक अवशेष जो हमें मिले हैं और बहुतायत से पाई जाने वाली हमें लिखित सामग्री भी मिली है मेसोपोटामिया की। यानी देखिए, मेसोपोटामिया में लिखने का कला विकसित हो चुका था। ये प्रारंभिक समाज है, दुनिया की सबसे प्रारंभिक समाज है मेसोपोटामिया। और देखिए, इनके शहरों में लिखित सामग्री मिल रही है और उसके आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, अब उस समय के कैसे लोग थे, तो कुछ लोग शिल्पी थे, हाथ से सामान बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें शिल्पी कहा जाता है। जैसे आप अनुमान लगाइए कि मेसोपोटामिया जिस समय समाज रहा होगा उस समय के लोग आखिर क्या बनाते होंगे, तो उनके ज़रूरत की जो वस्तुएं होगी वो बनाते होंगे। और वो कैसे बनाते होंगे, तो हाथ से बनाते होंगे। हो सकता है चटाई बनाते हो सकता है टोकरी बनाते हो। जैसे आज भी आप देखते हैं कि चटाई और टोकरी ये सब वगैरह जो वस्तुएं हैं इनको हाथ से बनाई जाती है, लोग हाथ से बनाते हैं। तो जो भी वस्तुएं हाथ से बनाई जाती है उनको शिल्प कहा जाता है, शिल्प वस्तुएं कहा जाता है। और जो बनाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम शिल्पकार कहते हैं। तो देखिए, ये लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, जैसे शिल्पियों, उसके बाद लिपिक उसको कहा जाता है जो लिखने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए श्रमिकों, जो लेबर का काम करते हैं। देखिए, मजदूर भी है उस समय के समाज में, प्रारंभिक समाज में। उसके बाद पुरोहित भी है। पुरोहित उसको कहा जाता है जो किसी समाज का पूजा पाठ करवाता है। उसके बाद राजा रानी भी आ रहे हैं। तो आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया। अब जो कुछ भी साक्ष्य के रूप में मिला है, अवशेष के रूप में मिला है या लिखित सामग्री मिला है, उसी के आधार पर दोबारा से उसके इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया है। तो इसी को कहा जाता है कि पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया। और ये प्रयत्न किसने किया है? हमारे पुरातत्व विज्ञानियों ने किया है, आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट ने किया है। तो आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। देखिए, यह भी हमको देखना है कि इनमें से जो शहरों और कस्बों, शहर
उसको कहा जाता है जो जैसे मान लीजिए कि कोई शहर है, तो शहर का जो मेन पार्ट है, जहाँ पर बहुत बड़ी आबादी रहती है, जहाँ पर आपको अधिक आपको सुविधा मिलती है, तो उसको हम शहर कहेंगे, और उससे सटा हुआ जो भाग होगा उसको हम कस्बा कहेंगे। तो आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। अब ये पशुओं को चराने वाला एक समाज था, और आखिर ये लोग कैसे अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते थे इन शहरों और कस्बों में, इसको भी देखना है। तो एक विचारणीय प्रश्न यह है, यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता, देखिए ये सोचने वाली बात है, यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो क्या होता, इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। तो ये जो मेसोपोटामिया के शहर थे, यहाँ पर जो इतनी सारी जो गतिविधियां हो रही है, जैसे लिपिक का भी कुछ कार्य रहा होगा, शिल्पी जो सामान बना रहा है वो भी बेचता होगा इन शहरों में जा कर के, मजदूर भी काम करते होंगे। तो आखिर ये सब जो गतिविधि है, जैसे शिल्पियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, क्या एक एक्टिविटी है। लिपिक जो अपना काम कर रहे हैं लिखने का, ये भी एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। लेबर जो काम कर रहा है, ये भी एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। तो आखिर यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता मेसोपोटामिया में, तो इतनी जो गतिविधियां हैं कैसे संभव होती, कैसे इतना सारा गतिविधि जो है से हो पाती इन शहरों में। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रमों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इन इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। देखिए ये आश्चर्य की बात है कि लाखों वर्षों तक जंगलों में रहने वाले मानव, गुफाओं, पहाड़ की गुफाओं में रहने वाले मानव, और काम चलाऊ घरों, आश्रयों, काम चलाऊ कहीं आश्रय ले लेना है, कहीं पहाड़ के बगल में छिप जाना है, जंगलों में छिप जाना है, या काम चलाऊ जो है घेर घार के कुछ बना लेना है रहने के लिए, तो उसी को काम चलाऊ घर, आश्रय कहा जाता है। और शिला माने पत्थर होता है, ये पत्थर कि अपने जो आश्रय बना लेते थे, ठहरने, कुछ समय तक ठहरने के लिए जो जगह बना लेते थे। तो इन इंसानों ने आगे चलकर आखिर गांव और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यानी जो इंसान जंगलों में रह रहा है लाखों वर्ष तक, जो पहाड़ की गुफाओं में रह रहा है, जो काम चलाऊ घरों, आश्रयों में रह रहा है, जो शिलाश्रयों यानी पत्थर के घरों में जो टेम्पोररी घर बना रहा है, ये परमानेंट नहीं घर है, इसमें रहने वाले इंसान आखिर गांव और शहर में रहना कैसे शुरू किया, कैसे शहर में रहने लगे, कैसे गांव में रहने लगे। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अब देखिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हम अगला जो देखने जा रहे हैं कि आखिर ये लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रयों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। तो इसको जानने के लिए हम जानेंगे कि यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है। बहुत सारी घटनाओं से ये कहानियाँ जुड़ी हुई है। जो सबसे पहले सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। यानी जब मेसोपोटामिया के नगरों की स्थापना हुई तो उससे 5000 वर्ष पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उन घटनाओं की एक लंबी कहानी है। उन घटनाओं को हम देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी घटनाएं थी जो ऐसे मानव को इस शहरों में रहने के लायक बना दिया, गांवों में रहने के लायक बना दिया और शहरों में रहने के लायक बना दिया। तो इस तरह से अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये मेसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों के बीच की भूमि है। इसको आप याद करते जाइएगा, ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है
और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उन लोगों से आग्रह है कि आप इस लेक्चर को पूरे रिपीट करके बार बार यदि आप देखेंगे, अपना एक रूटीन वर्क बना लेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी आपको एनसीईआरटी के लिए। और एनसीईआरटी आपको कंटेंट्स देता है, आपको तथ्यों का भंडार प्रदान करता है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो चलिए आगे का देखते हैं हम। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खाना बदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना। अब देखिए, आखिर ये पहाड़ों की गुफाओं, जंगलों और शैलाश्रयों में रहने वाले लोग जो है कैसे शहरों में रहने लगे और कैसे गांवों में रहने लगे। तो इस घटना को समझने के पहले हम इससे 5000 यानी शहरों में जब रहने लगे, गांवों में रहने लगे, उससे 5000 साल पहले देखिए क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उनमें। ये धीरे धीरे खाना बदोश जिंदगी को अब छोड़ रहे हैं ये, और खेती के लिए एक स्थान पर ये बस रहे हैं। देखिए ये एक घटना घट रही है 5000 वर्ष पहले, यानी मेसोपोटामिया के शहरों और कस्बों में रहने के पहले, ठीक कितना साल पहले, 5000 साल पहले। ये और ज़्यादा लिख रहा है, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया, 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। ये खाना बदोश जिंदगी को छोड़ रहे थे ये, और छोड़ करके खेती के लिए एक स्थान पर बसना ये शुरू कर दिए थे मेसोपोटामिया के लोग। कब से? शहरों में रहने और गाँवों में रहना जो इन लोगों ने शुरू किया, उसके लगभग 10,000 साल पहले ही ये लोग खाना बदोश जिंदगी को छोड़ना शुरू कर दिया था। छोड़ नहीं दिया था, शुरू किया था। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि खेती अपनाने से पहले लोग कैसे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। अब देखिए, खेती अपनाना जो ये शुरू किए, तो इसके पहले ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज को इकट्ठा किया करते थे। जंगलों में जो पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से अपने आप जो उग जाते थे, तो उनसे क्या करते थे कि अपने भोजन को इकट्ठा करते थे, पेड़ पौधों की उपज को इकट्ठा करते थे अपने भोजन के लिए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब ये सोचना शुरू किए कि जिन पेड़ पौधों, जो जंगल में जो भी पेड़ पौधे हैं, उनकी उपज को हम जमा करके और उसी को हम खा रहे हैं भविष्य के लिए, आज खा रहे हैं और कल के लिए उसे रख रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधे, यानी जिन जिन प्रकार के पौधों से वे खाने की चीज़ें प्राप्त करते थे, तो अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। अब ये लोग, जैसे वे कहाँ उगते हैं, इसके बारे में सोचने लगा मानव। अब वे किस मौसम में फलते हैं। अब मान लीजिए कि कोई फल अगर वे खा रहे हैं, या कंद मूल या बीज खा रहे हैं जो उन्हें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, तब ये सोचना शुरू कर रहे हैं कि आखिर ये पौधे उगते कहाँ हैं और ये किस मौसम में फलते हैं। तो आदि बातें अब ये सीखना शुरू कर दिया है मानव। कब? शहरों और गाँवों में रहने से लगभग 10,000 साल पहले ही शुरू कर दिया है मानव। तो इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। अब देखिए मानव के जीवन में किस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। अब ये जो जानकारी इन्होंने प्राप्त किया प्रारंभिक मानव ने, कि आखिर ये पौधे उगते कहाँ हैं और ये किस मौसम में फलते हैं, जब ये बात इनको पता चला और जानकारी प्राप्त कर लिए, तो इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधा उगाना सीख गया। अब देखिए, पश्चिमी एशिया, हम लोग भारत में रहते हैं और पश्चिमी एशिया की बात हो रही है। भारत भी एशिया महादेश में है, तो पश्चिमी एशिया यानी एशिया महादेश का सबसे जो पश्चिमी हिस्सा है,
तो पश्चिमी एशिया में आपको गेहूँ, जौ, मटर आदि कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। अब देखिए आ गया यहाँ पर, अब मानव, प्रारंभिक मानव जो भोजन को इकट्ठा करके, पेड़ पौधों से उपज को इकट्ठा करके अपना भोजन प्राप्त करते थे और जानवरों का शिकार करके अपना जो पेट पालते थे, वे अब देखिए गेहूँ, जौ और मटर ये और कई तरह की दाल की फसल उगाने लगे ये, क्योंकि इन्होंने पता कर लिया कि ये जो हम खा रहे हैं आखिर ये कहाँ उगता है, ये क्या पहाड़ पर उगता है या कहाँ उगता है ये, और ये किस मौसम में ये फलता है। तो ये बात पता करके और देखिए गेहूँ, जौ और मटर और कई तरह की दाल की फसलें उगाई जाने लगी। देखिए ये मेसोपोटामिया सभ्यता, प्रारंभिक समाज में सबसे पहले क्या उगा रहा है यहाँ पर, देखिए गेहूँ, ये कंटेंट्स है, ये याद रखना है। उसके बाद आपका जौ, उसके बाद नाम आ रहा है मटर और कई तरह की दालें, दाल की फसलें, दालें। देखिए गेहूँ, जौ, मटर और कई तरह की दालें। सबसे पहले मानव ने इन फसलों को उगाया और कहाँ उगाया, पश्चिमी एशिया में, एशिया महादेश के पश्चिमी एशिया में। यानी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, खास करके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो उनसे जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें कंटेंट्स को इस तरह से तैयार करता है कि आप पढ़े हुए चीज़ को भी भूल जाते हैं, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो उस समय आप उसका सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था। तो पश्चिमी एशिया में, ये याद रखना, वेस्टर्न एशिया में गेहूँ और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। अब चलिए पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में, अब चलिए एशिया महादेश के पूर्वी भागों में आइए, और दक्षिण पूर्वी एशिया जो हम लोगों का भाग जो देख रहे हैं, जो भारत है या श्रीलंका है, श्रीलंका तो समुद्र के बीच में एक आइलैंड है, एक टापू है, लेकिन और भी कई देश है दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या लोग उगा रहे हैं, देखिए ज्वार, बाजरा, देखिए ये प्रारंभिक फसल है, और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी, ये चर्चा है, उगाई जाती थी नहीं। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें उगाई जा सकती थी, आसानी से उगाई जा सकती थी वर्ड पर हमें यूज करना है। एशिया महादेश के पश्चिमी भाग में हमने देखा गेहूं और जौ, मटर और कई प्रकार के दालों की फसलें उगाई जाती थी, ये तो कन्फर्म है कि वहाँ उगाई जाती थी। लेकिन ये जो बात लिख रहा है एनसीईआरटी, उसके सेंटेंस पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। सेंटेंस पर गौर नहीं कीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये कह रहा है कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। अब देखिए ज्वार, बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। अब देखिए आपको ये अगर पूछ दिया कि ज्वार और बाजरा की जो फसल है इसको कहाँ पैदा किया जाता था, तो ये ज्वार और बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। इसको आप मिस नहीं कीजिएगा। अफ्रीका में ज्वार और बाजरा को पैदा किया जाता था, और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा को उगाई जा सकती थी आसानी से, और धान की फसलें भी उगाई जा सकती थी, ये शक्ति थी, और ये ज्वार, बाजरा को ये अफ्रीका में पैदा किया जाता था। तो अब चलिए आगे देखिए, उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, उसके बाद ढोर, सुअर और गधा, देखिए ये शुरू के जानवर हैं। जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। देखिए अब मानव जब अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगा
और रहने लगा। और जब वो खेती करना सीख लिए तो देखिए ये कई प्रकार के आपको फसलों को उगा रहे हैं, और उसके बाद फसलों के उगाने के साथ साथ लोगों ने अब जानवरों को भी पालतू बनाना सीख लिया है। और प्रारंभ में ये पालतू किसे बना रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ चर्चा है कि भेड़ बकरी को पालतू बना रहे हैं। उसके बाद एक ढोर एक जानवर है, इसको पालतू बना रहे हैं। उसके बाद सूअर, भेड़ बकरी ढोर सूअर और गधा, इतने जानवर को याद रखिए, 1 2 3 4 5 भेड़ बकरी ढोर सूअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। देखिए कितना चीज़ मानव सीखता जा रहा। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई तथा पटसन, जिसको पटुआ बोलते हैं हम लोग अपने यहाँ बिहार में, पौधों से निकलने वाले रेशा। अब ये खाने पीने की बात अब छोड़िए, अब ये थोड़ा सा ऐशो आराम पर आ रहे हैं। अब ये पौधों से निकलने वाले रेशा जैसे रुई, पौधों से निकलने वाला जो रेशा है, जिस रेशा को हम रुई कह रहे हैं, और पटसन जिसको हम पटुआ कहते हैं, और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। अब देखिए अपने शरीर की सुरक्षा के लिए ठंडा, गर्मी और बरसात के मौसम से सुरक्षा के लिए अब इनमें इतनी जागरूकता आ गई कि अब ये सिर्फ अपने भोजन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब ये इनके पास जो परेशानियां हैं उस परेशानियों को दूर करने का उपाय खोज रहे हैं। तो फिर इसलिए हम लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले हम रोटी के लिए भटक रहे थे, भोजन के लिए, और जब भोजन मिलने लगा तो फिर शरीर को हम सुरक्षित कैसे रखेंगे धूप गर्मी और बरसात से, तो इसके लिए हमें कपड़े चाहिए। तो देखिए ये दूसरा स्टेप में मानव जो है ये कपड़ा भी बुनना तैयार करना सीख रहा है। और इसके लिए क्या कर रहा है कि पौधों से निकलने वाले रेशे जैसे रुई और पटसन, और पशुओं पर उगने वाले रेशा जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। देखिए रोटी कपड़ा और मकान, रोटी से कपड़ा पर आ गए। अब 10,000 साल पहले ही शुरू हो गया था। कुछ समय बाद देखिए क्या हो रहा है। आज से लगभग 5,000 साल पहले, आज से लगभग 5,000 साल पहले, ये आज से कह रहा है, तो अभी 2025 ईस्वी हो रहा। तो 5,000 साल पहले का मतलब हो गया कि इसमें से अगर हम 2025 को घटा दें तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये 9, और ये 4 में से 2 गया 2, 2975, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 3,000 वर्ष पहले, 3,000 वर्ष पहले, मैं 3,000 BC कह सकते हैं इसको, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, यानी 3,000 ईसा पूर्व की बात कह रहा है। आज से 5,000 साल पहले का यही मतलब होता है। पहले ढोरों, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ढोर को पालना सीख गए थे, ढोरों और गधों, ये गधे को भी पालतू बनाना सीख गए थे। जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। अब देखिए अब इन्हें आपको अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया कि 2 जानवर को अपने हलों में, खेती करने के लिए हल चाहिए था इसको, तो हल जोतने के लिए ढोरों और गधों का उपयोग कर रहा है। इसको पालतू बना लिया है इन लोगों ने। और उसके बाद गाड़ियों में भी इसे जोत रहा है। तो देखिए हल चला के खेती करने में भी ढोर और गधा का उपयोग कर रहा है और गाड़ियों में भी जोत रहा है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी वाले को खास करके हम सलाह देंगे, क्योंकि जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, तो नेट का भी जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है, तो वो स्टैंडर्ड आप समझ सकते हैं कि कितना अंदर से जा कर के पूछता है। अब ये पूछ देगा कि प्रारंभिक मानव ने किन जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोतते थे, तो वहाँ आप ढोर
और गड्ढा का नाम आप याद रखिएगा। इसको सबसे पहले ये लोग जो है हलों को जोतने के लिए और गाड़ियों में इसको लगाते थे। तो इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। स्वाभाविक है परिवर्तन होगा। अब ये खेती करके अपने लिए भोजन जुटाने लगे, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े जो है ये बनाने लगे, और अब ये खेती करने के लिए अब कुछ जानवरों को ये पालतू बना लिए, और उस पालतू से जो जानवर थे उसका उपयोग अब ये खेतों में हल चलाने के लिए कर रहे हैं, और गाड़ियाँ बना करके, लकड़ी की गाड़ियाँ बना करके, और उन ढोर और गड्ढा से उस गाड़ियों को खींच रहे हैं। तो इतना सारा जब इनके जीवन में परिवर्तन आएगा तो इसके फलस्वरूप और भी परिवर्तन आएगा। जैसे मान लीजिए आप पैदल चल रहे हैं, कल आपके पास साइकिल हो जाए तो थोड़ा आएगा परिवर्तन, और उसके बाद अगर मोटरसाइकिल आ जाए तो और ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो यही स्थिति इस प्रारंभिक मानव की भी है कि जब ये हल चलाने के लिए ढोर और गद्धों का उपयोग करना सीख लिए और गाड़ियों में जोतने लगे उनको, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाए। अब देखिए अस्थाई जीवन शुरू हो गया इनका। जब आप अपने खेतों में फसल लगा देंगे, आज के समय में भी आप अपने खेतों में फसल लगाकर आप सोचिएगा कि हम मुंबई चले जाते हैं और लंदन से थोड़ा सा घूम आते हैं, 4-5 महीना के बाद आएंगे तो आपका फसल समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है कि जब लोग फसल उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाए। इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई। अब ये घुमक्कर जीवन या जंगलों में जो भटकने का जीवन था, ये जीवन इनका समाप्त हुआ और ये एक स्थान पर बस गए, ये बस कर रहने लगे, और ये कॉमन बात हो गई, आम बात हो गई प्रारंभिक मानव के लिए। और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक अस्थाई घर बनाने लगे। अब क्या है, ये टेम्पोररी घर नहीं बना रहे हैं ये प्रारंभिक मानव। अब ये देख रहे हैं कि भाई अस्थाई रूप से हमें यहीं पर खेती करना है और फसलों को उगाना है, और फसल जब तक पकेगा नहीं तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो क्यों नहीं हम अपना एक ऐसा घर बना ले जो घर अस्थाई हो, लंबा समय तक टिके। तो देखिए अस्थाई घर का इनके पास कॉन्सेप्ट आ गया। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। देखिए ये भी एक परिवर्तन आ गया। इसी में से सभी मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहे हैं, कुछ जन समुदाय, लोगों का कुछ समुदाय जो है जहाँ एक जगह रह रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि मिट्टी का बर्तन बना रहा है। अब देखिए एक जाति का जन्म हो जाएगा यहाँ, ये मिट्टी का बर्तन बनाएगा, ये शिल्पकार है। हाथ से अगर जो व्यक्ति कोई वस्तु बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं। तो देखिए एक समुदाय का जन्म हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा जन समुदाय है जो मिट्टी का बर्तन बनाना सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब ये बर्तन का लोग इस्तेमाल किस लिए करते थे, तो अनाज को इकट्ठा करने के लिए। किसी बर्तन में अनाज इकट्ठा करके रख दिया, और किसी बर्तन में दूसरा कोई उपज है, कोई दूसरा फसल है, तो उसको इकट्ठा करने के लिए इस बर्तन का उपयोग करने लगा। अब ऐसा नहीं है कि एक मिट्टी का बर्तन है तो उसी में ये अपना गेहूं भी रख देगा, उसी में जौ भी रख देगा, और उसी में अपना मटर भी रख देगा, और कई तरह के दाल उगा रहे हैं तो इन दालों को भी रख देगा। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये अपने क्या करने लगे कि अनाजों से तरह तरह के ये नहीं अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए, अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए नए नए क्या किए। आपको इस बीच कुछ न कुछ ये इसको हो गया, अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए। अब नया नया जो अनाज उगा रहा है उससे तरह तरह का अब ये भोजन बनाना सीख रहा है। इनके जीवन में अब स्वाद आ गया, अब टेस्ट आ गया। तो
के लिए क्या करते थे, इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जो खाने की वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ है, इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए और ये खाद्य पदार्थ सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए, इसके लिए इन्होंने क्या किया, भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अब ये कच्चा नहीं खा रहे हैं, ये भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यदि हम भोजन को पका कर खाएंगे तो यह स्वादिष्ट भी होगा और सुपाच्य भी होगा, आसानी से पच भी जाएगा। तो अब इतना इनके जीवन में रस आ गया, तो फिर इसके आगे का हम चलिए देखते हैं। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीके में भी बदलाव आया। अब ये पत्थर के जो औजार बनाते थे प्रारंभिक मानव, तो ये बेडौल बनाते थे। जिस किसी आकार में टूट गया उसी को अपने उपयोग में लाते थे, शिकार करने के लिए या और भी जो इनके कोई कार्य होते थे, किसी पर हमला करने के लिए। तो ये पत्थर के औजार बनाने के जो इनके तरीके हैं, अब इसमें बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे। ऐसा नहीं है कि ये औजार बनाने का नया तरीका शुरू किए तो पहले वाला तरीका भी चालू रहा, वो समाप्त नहीं हुआ। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पुरातत्व विज्ञानियों को नए प्रकार के पत्थर के औजार मिले और पुराने प्रकार के भी औजार वहीं मिले। तो इससे इन्होंने अनुमान लगाया ये नए प्रकार के तरीकों में इनके बदलाव आया, लेकिन औजार बनाने वाले जो पहले तरीके थे, पहले वाले जो तरीके थे, वो भी चालू रहा, क्योंकि दोनों एक ही जगह इनको मिला है पुरातात्विक अवशेष के रूप में। कुछ औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। अब ये क्या करते थे कि प्रारंभिक मानव पत्थर को अगर अपने से टूट गया और थोड़ा सा नोक वगैरह निकल गया तो वो बेडौल औजार का उपयोग शिकार करने के लिए या अपने अन्य कार्यों के लिए करते थे। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो पत्थर का औजार बन रहा है उसमें घिसाई की विशद प्रक्रिया, एकदम स्पेशल प्रकार का घिसाई कर रहे हैं। क्यों? उस औजार को और चिकना बनाने के लिए, और पॉलिश भी कर रहे हैं। ये देखिए, ये घिसाई और पॉलिश तकनीक भी सीख गए प्रारंभिक मानव। अनेक नए उपकरण ये बनाने लगे। जैसे अब देखिए, उपकरण का नाम आ गया। पहले तो ऐसे ही पत्थर का टुकड़ा अपने से अगर फूट गया या फोड़ करके ये बना लिए, थोड़ा नुकीला वगैरह, और उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब ये नए उपकरण बनाए गए। इस उपकरण का नाम देखिए, अब नाम आ गया। अब नाम के अनाज की पिसाई और सफाई करने के लिए ओखली व मूसल। देखिए, ओखली और मूसल आ गया। क्यों आया? अनाज की पिसाई करने के लिए ये ओखली और मूसल का प्रयोग करते थे। और पत्थर की कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी बना लिए, ये काटने के लिए, किसी चीज़ को काटने के लिए, जैसे पेड़ों को काटने के लिए ये कुल्हाड़ी बना लिए। और ये कुल्हाड़ी भी हमारे पुरातत्व विज्ञानियों को अवशेष में मिला, के पुरातात्विक अवशेष के रूप में मिला है। उसके बाद कसिया, फावड़ा, जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी। अब खेतों को जोतने के लिए इनके पास पत्थर की कुल्हाड़ी आ गया, कसिया आ गया और फावड़ा आ गया। इनसे ये जुताई करते थे और भूमि को साफ भी करते थे। ध्यान रखिएगा, कुल्हाड़ी, कसिया, फावड़ा ये आया। और अनाज की पिसाई और सफाई के लिए ओखली, मूसल। कितना देखिए, प्रारंभिक मानव ने वो जो शुरू में औजार बनाया, तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने ओखली का नाम लिया है। उसके बाद मूसल का नाम लिया है। आज भी हम लोग जिसको ओखली या मूसल कहते हैं, देहात में गेहूं वगैरह कूटता है या पूजा पाठ के अवसर पर आज भी जो है लोग इस्तेमाल करते हैं ओखली मूसल का। तो इससे क्या करते थे कि अनाज की पिसाई करते थे। अभी जांता नहीं आया है, जिसको हम आज जांता कहते हैं वो नहीं आया। अभी ओखली मूसल से ही
ये लोग क्या कर रहे हैं कि अनाज की पिसाई भी कर रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं। और खेतों की सफाई के लिए और जुताई के लिए क्या बना लिए, ये कुल्हाड़ी, पत्थर के कुल्हाड़ी। उसके बाद एक औजार का नाम देखिए कसिया, एक औजार का नाम देखिए फावरा। तो ये याद रखना है, फावरा, कसिया, कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी, कसिया और फावरा क्वेश्चन पूछ देगा। खास करके जो इंटरमीडिएट जो क्लास 11th के छात्र हैं तो उनसे तो सामान्य ढंग से किसी प्रश्न को पूछेगा, लेकिन जो कमीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं या फिर जो यूजीसी नेट वगैरह की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जिनको सलाह दी जाती है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक आप एनसीईआरटी निश्चित रूप से पढ़ो। जो आईएएस की तैयारी कर रहा है उनको पढ़ना पड़ता है पूरा, तो उनके लिए ज़्यादा टेंशन है कि ये आपको याद रखना होगा कि आखिर जो प्रारंभिक मानव था वे अनाज की पिसाई और सफाई के लिए सबसे पहले किस चीज़ का किस उपकरण को बनाया, तो ओखली और मुसल को बनाया। और ये ओखली मुसल आज की तरह लकड़ी का बना हुआ नहीं है, ये पत्थर के बने हुए औजार हैं इनके। उसके बाद ये कुल्हाड़ी, कसिया और फावरा जो बना रहा है, यह खेतों की जुताई और खेतों की सफाई करने के लिए बना रहा है। तो इस 3 औजारों का नाम भी आप याद रखेंगे। और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। अब देखिए इन औजारों का इस्तेमाल, ये फावरा है तो इससे जो है खेतों की खुदाई करते थे, खोद करके उसमें बीज डालते थे, बीज बोते थे। कुछ इलाकों में लोग तांबा, अब देखिए पत्थर अब समाप्त हो गया, टीन, रांगा इसको बोला जाता है, जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। ये पूरे इलाके की बात नहीं हो रही, कुछ इलाकों में कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। ये जो आपका तांबा होता था ये उसको इकट्ठा करता था और उनका जो खास नीला और हरा रंग होता था उसके वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता था। और इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। अब ये धातु के औजार बनाने लगे और धातुओं के ये तांबा और टीन के गहने बनाने लगे। अब देखिए मानव के जीवन में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। दूरस्थ स्थानों जैसे समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। अब ये जो लोग जहाँ रह रहे थे, मेसोपोटामिया जिसे हम कहते हैं, जो प्रारंभिक सभ्यता है दुनिया की, तो इन लोगों को समुद्र से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी अब इनकी बढ़ रही है, क्योंकि ये आपको ढोर और गड्ढा का उपयोग जो है परिवहन के लिए कर रहे हैं, गाड़ी खींचने के लिए कर रहे हैं। तो ये गाड़ी खींचेगा ये सब जानवर, तो ये ऐसे ऐसे इलाके में ले जाएगा, इनका व्यापार बढ़ेगा, तो फिर दूसरे जगह की वस्तुएँ आएगी तो उसमें से कुछ वस्तु समुद्र में उत्पन्न होने वाली भी होगी। तो इन वस्तुओं के बारे में भी इन्हें जानकारी बढ़ रही है। ये चीज़ें थी, क्या चीज़ें थी? लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ, ऑक्सीडियन। ये ऑक्सीडियन किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद उसमें जो लावा निकलता है, तो वो लावा जब जम जाता है तो जमने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ऑब्सीडियन कहा जाता है। तो देखिए सीपियाँ और ऑब्सीडियन, लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, इन सब से ये परिचित हो रहे हैं। ये सीपियाँ पानी में पाई जाती है समुद्र में, तो देखिए ये समुद्र की वस्तुएं हैं। तो स्पष्टतः लोग इन चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे, फैलाते रहते थे। अब इन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत पड़ने लगी और इन चीज़ों की ज़रूरत की वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जाने लगे और उनका प्रसार करते रहते थे। फिर उसको अपने यहाँ से ले जा करके दूसरे स्थान पर उसको बेचा करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि अब देखिए व्यापार का भी जन्म होने जा रहा है। इस प्रकार
व्यापार में वृद्धि होती गई। अब देखिए व्यापार आ गया। पहले था ये खाद्य संग्राहक, खाने की चीज़ों को संग्रह करता था, शिकार करता था। उसके बाद खेती करके एक अस्थाई घर बना के रहने लगा, कपड़ा तैयार कर लिया, अपने आवश्यकता की वस्तुओं को बनाने लगे। पहले पत्थर के बनाए, फिर जो है ये धातुओं के बनाने लगे। अब ये अपनी ज़रूरत की वस्तुएं इनको मिलने लगी, ऐसी ऐसी वस्तुएं जो इससे ये भौचक्का रह गए और इसके वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे इन वस्तुओं को फैलाने के लिए दूर दूर तक। और इसके कारण क्या हुआ, व्यापार का जन्म हुआ। तो इस तरह से व्यापार में वृद्धि होती गई, गांवों कस्बों का विकास होता गया। जब व्यापार बढ़ेगा और इतनी सारी वस्तुएं बनने लगेगी, खेतों से उत्पादन होने लगेगा और लोग एक जगह रहने लगेंगे तो गांव बनेगा ही, कस्बा बनेगा ही। तो इस तरह से गांव और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया। अब ये लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह बहुत ज़्यादा आना जाना प्रारंभ करेंगे, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जो जन समुदाय थे पुराने, इसके स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। अब ये छोटे छोटे जन समुदाय के रूप में नहीं रह गए, अब छोटे छोटे राज्य के रूप में ये स्थापित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हुआ, हजारों वर्ष लगा इतना डेवलपमेंट में। लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। लेकिन जब शहर बन जाएगा और जब उन शहरों का और ज़्यादा विकास होगा, इतनी सारी सुविधाएं शहरों में हो जाएगी, तो क्या होगा, ये परिवर्तन और तेज़ी से होने लगेगा। तो इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। अब क्या परिणाम निकले, तो इसको देखिए। अब हमने आज 3 जो है, हाँ देखते हैं कहाँ तक है। हाँ इतना ही है, आज इतना हम कम से कम यहाँ तक इसको समाप्त कर देंगे, 4था पेज तक। तो देखिए क्या हुआ कि इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। अब कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, कहा कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, इतना बड़ा परिवर्तन मानव के जीवन में। क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था कि यह वही मानव है जो जंगलों में भोजन के लिए पेड़ों से कंद मूल इकट्ठा किया करता था, जानवरों की शिकार किया करता था, रहने के घर नहीं थे, पहाड़ों में रहते थे, अस्थायी आश्रयों में रहते थे, शिलाश्रयों में रहते थे। क्या यह वही मानव है? तो ये आश्चर्य लगने लगा लोगों को जब आप आरंभिक इतिहास में इन 2 विपरीत विश्वों का अन्वेषण करें, तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करेंगे। जब आप ये जो आरंभिक इतिहास हम जो देख रहे हैं, मानव का जो शुरू का जो इतिहास है, इसमें 2 विपरीत जो हम विषय देख रहे हैं। विपरीत विषय का मतलब है कि कहाँ पहाड़ों पर रहने वाले मानव और कहाँ स्थायी घरों में रहने वाले मानव, कहाँ शिकार बेडौल पत्थर के औजार से शिकार करके अपना भोजन जुटाने वाले मानव और कहाँ खेती करके अपना भोजन जुटाने वाले मानव। और आज के मानव में जो श्रृंगार आया, धातुओं का आविष्कार हुआ, तो इतना सारा जो चेंज जो हम देख रहे हैं, इसका हम क्या करें, अवलोकन करें। तो यह भी याद रखें कि हमने तो इसका हमें अवलोकन करना है इस परिवर्तनों का। तो यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। अब जितना भी प्रारंभिक समाज था, जो अर्लीस्ट सोसाइटी था, उसमें से सब को हम नहीं चुना है विस्तृत अध्ययन के लिए। सब का हम बहुत बड़े पैमाने पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे। देखिए जैसे और भी समाज थे, जैसे किसान समुदाय था, पशुचारक यानी ग्वाले लोग थे, उसके बाद शिकारी संग्राहक समुदाय था जो शिकार करके और पेड़ पौधों से उत्पन्न जो अनाज है, जो भी फल कंद मूल है, उससे अपना भोजन करते थे।
कुछ पशुचारक या ग्वाले लोग थे, कुछ किसान समुदाय के लोग थे और कुछ नगरवासी लोग थे। तो कालक्रम 1 से आपको इन समाजों और लोगों के बारे में कुछ संकेत मिलेंगे। तो हम अगले दिन से कालक्रम को स्टार्ट करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इस तरह से आज का जो इंटरमीडिएट क्लास 11 का जो हिस्ट्री का पहला लेक्चर जो था, इसको हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं एनसीईआरटी का। और हम लोग अपने इस लेक्चर में एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम एनसीईआरटी का संपूर्ण अध्ययन इस तरह से करेंगे कि आपको किसी प्रकार के एग्ज़ाम में, अगर कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम ही क्यों नहीं हो, अगर इससे अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आप भटकेंगे नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर आपका समाप्त करते हैं।